तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, हम सेंट्रल बैंक के फंक्शंस की बात कर रहे हैं, और इन फंक्शंस में भी हम जो फोर्थ वाला फंक्शन था, फोर्थ वाला फंक्शन कौन सा वाला था, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है, ये हमारा पॉइंट है, फंक्शन। ठीक है, डन। अब किन किन बेसिस पे ये कंट्रोल करता है एक बार बताना जरा। एक तो हमने यहाँ पे रेपो रेट किया था, कि रेपो रेट के बेस पे, अब रेपो रेट होता क्या है बताना, रेपो रेट की बेस पे मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लेना। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे किया था बैंक रेट, बैंक रेट के बेस पे भी सप्लाई को कंट्रोल कर लेता है। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, हाँ जी, OMO, और आपके पास ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बस ये 3 पॉइंट थे, राइट। रिवर्स रेपो रेट भी एक पॉइंट था, चलो लिख लो, अलग से लिख लो, आपकी बुक में अलग से दे रखो, लिख लो रिवर्स रेपो रेट होते क्या है, पहले आप ये बता दो। रेपो रेट क्या होता है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को मतलब लोन या पैसे वगैरह देता है, तो उसमें जो मतलब शॉर्ट टर्म नीड्स देते हैं। तो जब सेंट्रल बैंक किसी कमर्शियल बैंक को लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो रेपो रेट हो जाता है, इंटरेस्ट भी नहीं करता है ना। तो जिस रेट से इंटरेस्ट लग रहा है उस रेट को रेपो रेट बोलेंगे, लोन को रेपो रेट नहीं बोलेंगे। जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है उसको रेपो रेट नहीं बोलेंगे। जो लोन लिया है शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक ने, कमर्शियल बैंक जो इंटरेस्ट पे करेगा वो किस रेट से लग रहा है, जिस रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है उस रेट को रेपो रेट बोलते हैं। बेटा रेट की बात हो रही है, अमाउंट की नहीं हो रही है, प्रिंसिपल की नहीं हो रही है, समझ में आ गया, इंटरेस्ट की नहीं हो रही है, इंटरेस्ट किस रेट से लग रहा है उसकी हो रही है, समझ में आ गया। यही रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसी का अपोजिट, जैसे कि तुषार बताना जरा रिवर्स रेपो रेट। कॉमर्शियल बैंक जो है आरबीआई को, आरबीआई के रेट पर जो इसमें ये हो रहा था, आरबीआई होपलेस नहीं हो, नर्वस नहीं हो, आरबीआई को था हाँ कॉमर्शियल बैंक को, हाँ उसके लोन के इंटरेस्ट पे हाँ। जो वो लोन पे जो इंटरेस्ट दे रहा था वो होता है रेपो रेट, दिवस वो होता है जो कॉमर्शियल उसे आरबीआई को दे रहा है। कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा दे रहा है, लोन दे रहा है, तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोल देते हैं। आरबीआई जो पे करेगा कमीशन बैंक को, आरबीआई जिस रेट से कमर्शियल बैंक को, उस रेट को रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। आगे बार बार बोल रही हूँ, रेट की बात हो रही है, लोन के अमाउंट की बात नहीं हो रही कि कितने करोड़ का दिया है, बोल कितना, अगर 10 करोड़ का दिया तो वो 10 करोड़ रेट नहीं है, उस 10 करोड़ पे कितना जो इंटरेस्ट लग रहा है वो इंटरेस्ट किस रेट से कैलकुलेट हो रहा है, 10%। अगर 10% के हिसाब से हो रहा है तो 1 करोड़ हुआ ना, ठीक है, तो वो 1 करोड़ भी रेट नहीं है, रेट इज कि वो 10 करोड़ के बदले में जो 1 करोड़ दिया गया, रेट किस हिसाब से कैलकुलेशन हुई है, उस रेट को 10% को रेट बोला जाता है। समझ में आया, 10% के हिसाब से तो कैलकुलेशन हुई है कि 10 करोड़ का 10% 1 करोड़ इंटरेस्ट बनता है, 10 करोड़ वॉज प्रिंसिपल लोन, उसका जो इंटरेस्ट बन गया, ठीक है। तो ना तो हम यहाँ 10 करोड़ की बात कर रहे हैं, ना हम यहाँ 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, ना लोन की बात कर रहे हैं, ना इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इस 10 करोड़ कितने परसेंट के हिसाब से 1 करोड़ आया, उस परसेंट रेट की बात कर रहे हैं। समझ आ गया। तो ये था जब कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लोन लिया था और कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो जिस रेट से इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस रेट को रेपो रेट बोला, ठीक है। ये उल्टा था, जिस रेट से आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट पे कर रहा है उस रेट को रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स चल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। दूसरा बैंक रेट क्या था, कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से लोन ले रहे हैं
तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये शॉर्ट टर्म के लिए था, ये लॉन्ग रन के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन लिया जा रहा है उस पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट बैंक रेट बोला जाता है। क्लियर है? ये छोटी छोटी चीजें हैं, आगे चल के जब आप एज अ कहीं पे अप्लाई करोगे फाइनेंस बैकग्राउंड से या इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से, तो यही छोटी छोटी चीजें होती है जिन पे आपको फंसाया जाता है। बैंक रेट क्या होता है, ये क्या होता है, और ये एमसीक्यूज के फॉर्म में आपको प्री बोर्ड में, बोर्ड में सब जगह मिलेगा। आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इस तरह की छोटी छोटी चीजें। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मीनिंग क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जब आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में आके खुद डायरेक्टली जो है सेल या परचेज करनी पड़ती है, तो उसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे एग्जाम के अंदर। कई बार आपसे ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता क्या है, एक उसमें बोल पूछा जाता है। कई बार, क्योंकि अब जब आगे चैप्टर पढ़ोगे, ये वाली जो यूनिट थी ये क्या थी, बैंकिंग एंड कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक मनी क्रिएशन, ठीक है, ये था। अब जो नेक्स्ट वाली जो यूनिट आएगी वो यूनिट आएगी एक आपकी एक्सेस डिमांड और आपकी ये एक्सेस सप्लाई, डेफिशिएंट डिमांड। तो ये नेक्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ोगे, वो आपको 3 चैप्टर्स में आपकी मिलेगी। ठीक है, 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन से वही वाली यूनिट आपकी बनेगी। तो वहां पे इसका मेनली एप्लीकेशन, ये जो ओएमओ है उसका मेन रोल वहां पे आपको समझ में आएगा, ग्राफ के थ्रू आप वहां पे इसको करोगे। तो अभी सिर्फ आप सिंपल समझो कि हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए, अगर रेपो रेट बैंक ने बढ़ा दिया, सेंट्रल बैंक ने अगर रेपो रेट बढ़ा दिया, पहले सपोज हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके पढ़ते हैं कि किसी भी कमर्शियल बैंक ने 10 करोड़ का लोन लिया है बैंक से, इसको यहाँ पे कोरिलेट कर दें। 10 करोड़ का लोन लिया है किसने, कमर्शियल बैंक ने लिया है, किससे, फ्रॉम आरबीआई या सेंट्रल बैंक। अच्छा, दोनों से भी हो गए, तो आप कर लो आरबीआई से लिया। डन। अब यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एट द रेट ऑफ 10%, 10% के हिसाब से जो इंटरेस्ट होगा वो कितने में पड़ेगा, 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट की वैल्यूएशन आएगी। तो 1 करोड़ रुपए उनको इंटरेस्ट पे करना है, 10 करोड़ रुपए लिया, 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पे करना है, 11 करोड़ रुपए पे करने बैंक को। ठीक है, अभी तो ये सिचुएशन चल रही है। डन। अब अगर मार्केट के अंदर सपोज आरबीआई को ये लग रहा है कि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या हो, महंगाई, महंगाई का मीनिंग क्या हो, इकोनॉमिक टर्म में क्या बोलोगे उसको, महंगाई का मीनिंग क्या है? अच्छा, महंगाई का मतलब इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। वेरी गुड। एक बार यहाँ से एक बार इधर से, बॉल खूब बॉल ही रही है, इधर से उधर इधर से उधर। हाँ जी, एक्सेस, क्या एक्सेस? एक्सेस महंगाई का मतलब है कि आप अगर उसको इकोनॉमिक टर्म से कोरिलेट करिए कि आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, ठीक है, और उसको अब खरीदने का मतलब क्या है, एक बेच रहा है महंगा करके, उसका जो प्राइस था वो 10 रुपए का था, 10 रुपए से वो उसको 12 रुपए में बेच रहा है, किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है। अब सामने वाला उसको 12 में खरीद रहा है, खरीदने के बाद ही तो डिमांड क्रिएट हो रही है ना। सामने वाला उसको 12 में खरीद रहा है, लेकिन वैल्यू कितनी थी उसकी, 10 रुपए की थी, ठीक है, और अब उसके लिए कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, उसको खरीदने के लिए 12 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो मनी की वैल्यू क्या हुई, मनी की वैल्यू बढ़ गई, सामान की वैल्यू बढ़ गई। 10 रुपए का सामान था, लेकिन उसी सामान को खरीदने के लिए एक पेन था, 10 रुपए का था, ठीक है, 10 रुपए का बिक रहा था, आप ले रहे थे। अब पता चला कि वो 10 रुपए का पेन जो है मार्केट में 15 रुपए का हो गया, और अब क्योंकि आप जा रहे हो, आपको वो पेन अच्छा लगता है, आपको हैबिट है उसी पेन से लिखने की, अब आप खरीद रहे हो जाके वही पेन 15 रुपए में खरीद रहे हो। डन। यही चीज 15 रुपए आपने क्यों दिए, क्योंकि आपके पास थे, ठीक है। अगर ये 10 रुपए की चीज 15 पे होगी तो सोचो पूरी कंट्री पे
अगर इसी तरह से हर चीज महंगी होके बिकेगी तो पूरी कंट्री के अंदर कितना इन्फ्लेशन आ जाएगा, कितनी महंगाई हो जाएगी ओवरऑल, क्योंकि हम तो मैक्रो की बात कर रहे हैं। तो कंट्री में कितना एक्सेस आ गया, की डिमांड बढ़ रही है। वही 10 रुपए की चीज 15 में बिक रही है, तो 5 रुपए का तो ऑफर चल रहा है मार्केट के अंदर, एक्स्ट्रा सर्कुलेट हो रहा है। 10 रुपए चाहिए था, 15 सर्कुलेट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे पास थे 15, मुझे फर्क नहीं पड़ा, अरे कोई बात नहीं, चलो 10 का 15 कोई बात नहीं, चलो मुझे तो एक चाहिए, मैंने दे दी। रिक्शे वाला वहां से यहाँ तक आने के लिए 10 रुपए लेता था, आज उसने बोला मैं तो 15 लूंगा, और मैं अरे दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि मेरे पास थे। यही अगर मेरे पास नहीं होते, मतलब क्योंकि मेरे पास थे इसलिए मैंने 5 रुपए दे दिए, ये तो एक ट्रांजेक्शन पे हुआ है। कंट्री में, पूरी कंट्री में सोचो, 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में कितनी ट्रांजेक्शन होती है। तो सब में अगर इतना ही एक्स्ट्रा पैसा घूम रहा है तो मार्केट में तो एक बफर क्रिएट हो रखा है जो इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहा है। इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहा है ना, उसी की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। डन। 10 रुपए मैंने तो दे दिए, 10 की जगह 15। लेकिन एक ऐसा भी इंसान मार्केट में हमारी सोसाइटी में रहता है जिसको शायद 10 रुपए भी महंगे लगते थे। वो ये सोच रहा था, वो ये उम्मीद कर रहा था कि शायद 8 में हो जाए तो पहले, है ना। तो मेरे पास 15 थे, मैंने दे के उस सर्विस को अवेल कर लिया, और जो जिसको 10 भी ज्यादा लग रहे थे वो उसको अवेल नहीं कर पाएगा। और अब क्योंकि वो 15 हो गया तो अब तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो हमारी इकोनॉमी का एक सेगमेंट जो कि मेजोरिटी में है, वो उन सर्विसेज को अवेल कर ही नहीं पाएगा। तो इकोनॉमी के अंदर एक ड्रिफ्ट क्रिएट हो जाएगी। जो रिच है उनको सारी सर्विसेज मिल रही है, वो आगे बढ़ रहे हैं, और जो पुअर है वो और पुअर होते चले जा रहे हैं। ठीक है। और आरबीआई का काम है, बैंक का काम है पूरी इकोनॉमी को प्रॉपर सप्लाई बना के रखना, कंट्री के अंदर महंगाई ना होने देना, कंट्री के अंदर डिफ्लेशन ना आने देना। ना इन्फ्लेशन आना है, ना डिफ्लेशन आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर डिफ्लेशन आएगा तो सस्ती बिकेगी चीजें। 10 रुपए की चीज हो सकता है 7 रुपए में बिकनी शुरू हो जाए, तो कंज्यूमर को तो फायदा हुआ, लेकिन बेचने वाले को नुकसान हो रहा तो बेचना बंद कर देगा। कई बार देखते हो टमाटर एक लिमिट से ज्यादा सस्ते हो जाते हैं तो किसान मार्केट तक लाते उन्हें, वही मिट्टी में, वही खेतों में, वही रोड पे फेंक देते हैं, बाढ़ देना उनको, है ना, क्योंकि उनको नुकसान हो रहा है। तो कंट्री में ना इन्फ्लेशन आना चाहिए और ना ही डिफ्लेशन आना चाहिए, और ये इसको संभाल के रखने की या मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आरबीआई। समझ में आ गया? तो ऐसे केस में ना इन्फ्लेशन आए ना डिफ्लेशन आए। तो अगर इन्फ्लेशन आया हुआ है, 5 रुपए ऑलरेडी मार्केट में एक्स्ट्रा चल रहे हैं, तो उन 5 रुपए को आपको सेटल डाउन करना है। इसकी है बेटा, ये जब भी ना आप स्कूटी लगा के उधर मत लगाए तो सामने लगा के, स्कूटी बाइक जो भी रहती है उनकी जगह पे मत लगाए। ठीक है। हमारे ऊपर में चढ़ा दिया था। ठीक है। चलिए, चलो हम वापस आ जाते हैं अपने इन्फ्लेशन। तो अगर ये इन्फ्लेशन आ रहा है तो इसको सेटल डाउन करना आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये इन्फ्लेशन क्यों आया? क्योंकि मेरे पास एक्सेस मनी थी। ठीक है। आरबीआई वहीं बैठे बैठे आरबीआई को नजर आ गया कि ये आके ना पूरी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रही है, कर रहे हैं। ठीक है। इनके पास है तो ये ज्यादा पे कर रहे हैं। अब जिस रिक्शे वाले को 10 की जगह 15 मिलने लगेंगे, क्या वो किसी दूसरे से अब 10 मांगेगा? जैसे तो 15 भी कम लगेंगे, अरे 15 मिल रहे हैं तो आपको मैं 18 मांगूंगा, नेगोशिएट होकर 15 मिल जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इकोनॉमी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। उस डिस्टर्बेंस को हटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? जो मेरे पास 5 रुपए एक्स्ट्रा है उनको खींच लेगा अपनी तरफ। अब कैसे खींच लेगा? आरबीआई जो है, आरबीआई डायरेक्ट तो डील करता नहीं बैंकों से। आरबीआई क्या करेगा? ये आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक की चूड़ी कस देगा, इसको टाइट कर देगा। भाई बड़ा पैसा आ रहा है तेरे पास, पब्लिक का पैसा जा कहाँ रहा है? सेंट्रल बैंक तो वही है ना, मतलब कमर्शियल बैंक, सीबी मतलब कमर्शियल बैंक। आरबीआई के लिए तो मैं आरबीआई लिख के रही हूँ ना, सेंट्रल के लिए तो। ठीक है। भावनाओं को समझो, सेंट्रल बैंक, ये कमर्शियल बैंक है। ठीक है। चलिए, और ये है पब्लिक।
जब ये समझ में आ जाएगा तो ये सारे अपने आप आ जाएंगे, कुछ भी नहीं। डन। आरबीआई ने कस दिया इसको, कमर्शियल बैंक को, क्योंकि पब्लिक के हाथ में पैसा कहां से पहुंचा है, इन्होंने लोन दे रखा पैसा, उन्हें इन्हें पैसा कमाते नहीं चाहिए, इन्होंने लोन बांट रखा है पब्लिक में। ठीक है, अब क्यों लोन बांट रखा है, क्योंकि इनके पास पैसा था, बैंकों के पास पैसा था, तो बैंकों ने रिजर्व जो था वो लिमिटेड रिजर्व रखना था। सपोज 20% अगर एलआरआर मेंटेन करना था तो 80% को मैंने उनके पास अभी लोन देने के लिए, तो 80% पैसे को उन्होंने लोन की फॉर्म में बांट दिया पब्लिक में। अब पब्लिक के हाथ में बहुत पैसा है, अब पब्लिक यहाँ भी इन्वेस्ट करेगी, वहां भी खर्च करेगी, वहां भी खर्च करेगी, खुला खर्च चल रहा है। पता चला मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया, महंगाई बढ़ गई। समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्योंकि इस महंगाई को, ये जो एक्स्ट्रा मनी मार्केट के अंदर घूम रही है, इसको सोक करना है आरबीआई को, इसको खत्म करना है, तो ये आरबीआई जो है इनका रेट बढ़ा देगा, महंगा कर देगा। अभी वापस आ जाओ, 10 करोड़ का लोन लिया है, 10% के हिसाब से 1 करोड़ का इंटरेस्ट बनता है। तो सपोज बैंकों के पास अगर 50 करोड़ का डिपॉजिट था, तो 50 में से 11 तो आरबीआई को देनी पड़ेगा, इसको आरबीआई को दे दिए, तो बाकी के 39 करोड़ जो है वो लोन के फॉर्म में बांट रहा था। अब पता चला कि आरबीआई ने क्या किया, इस रेट को बढ़ा के 15% कर दिया। ठीक है, तो 15% का मतलब क्या है, यहाँ पे उसे या 20% कर दिया मान लो, तो 20% का मतलब हो गया कि यहाँ पे कमर्शियल बैंक जिस रेट से अभी तक ले रहे थे पैसा, वो रेट हो गया महंगा, तुम्हारा इंटरेस्ट देना पड़ गया ज्यादा। ठीक है, तो अब कितना बचेगा, यहाँ पे जब 10% था तो उसके हाथ में बच रहे थे हमारे पास 100 करोड़, यहाँ पे आपको 11 देने पड़ रहे थे, तो यहाँ पे आपके पास जो है 50 करोड़ में से 11 करोड़ आपने दे दिए, तो ऑलमोस्ट 39 आपके पास बच रहे थे। अब पता चला 15 हो गया, 15 देना पड़ेगा 15% के हिसाब से। ठीक है, तो आपके पास कितना बचेगा, कंपैरेटिवली कम पैसा बचेगा। अब बैंकों के पास पैसा बचा है कम, प्रॉफिट कमाना है उतना ही, क्योंकि उनके तो खर्चे तो पूरे ही है, रेट महंगा हो गया। तो जैसे ही यहां से महंगा हुआ, वैसे ही ये भी इनके ऊपर महंगा कर देंगे, भाई अब इंटरेस्ट जो है महंगा हो गया, आरबीआई ने महंगा कर दिया। ठीक है, अब जो लोन मिलेंगे, जो लोन पहले 8% पे 5% पे बांट रहे थे, अब उसे वो वहां पे बढ़ा देंगे। इसने तो खाली 5% बढ़ाया है, ये यहाँ बढ़ा के जो है 10% बढ़ा देंगे, 15% बढ़ा देंगे, क्योंकि इन्हें तो इसी लिमिटेड पैसे से अब पैसा कमाना है। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो ये इन्होंने क्या किया, आरबीआई ने बस एक रेट बढ़ाया और उसका इम्पैक्ट कहां तक आ गया, पब्लिक तक आ गया। अब लोन महंगा हो गया तो पब्लिक क्या लोन लेगी, पब्लिक अवॉइड करेगी, या तो कम लेगी, या लेना अगर पॉसिबल है कि ना ले तो नहीं लेगी। समझ में आ गया, ठीक है। वही व्हीकल लोन अगर मुझे 10% पे मिल रहा था, और अब उसी व्हीकल लोन के लिए अगर मुझे 18% या 20% देने पड़ेंगे, तो मैं तो अवॉइड कर दूंगा, थोड़े दिन की बात ले लेंगे। समझ में आ गया। टाइम पे आप बहुत सुनने में आता है ना मीडिया में, न्यूज चैनल्स में, कि आरबीआई ने रेट बढ़ा दिए, ये रेट बढ़ा दिया, वो रेट बढ़ा दिया, रिजर्व का रेट बढ़ा दिया, वगैरह वगैरह। तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता है, बनता है। तो किया क्या है आरबीआई ने, बस एक रेट बढ़ाया और पूरी इकोनॉमी में जो पैसा एक्सेस घूम रहा था वो सारा सर्कुलेट किया, सारा रोक दिया, क्योंकि अब ना तो पब्लिक के हाथ में पैसा जाएगा और ना ही वो मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट करेगा। समझ में आ गया। तो फर्क क्या पड़ा कि इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज कर दिया आरबीआई ने। आरबीआई ने अगर इंक्रीज कर दिया है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आरबीआई की, तो कमर्शियल बैंक्स का भी इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा तो जो लिक्विडिटी जारी है, लिक्विडिटी समझ में आ गया, पैसा जो था लोगों के हाथ में, वो पैसा कम हो जाएगा, कम पहुंचेगा पब्लिक के हाथ में, कम पैसा पहुंचेगा। अगर कम पैसा पहुंचेगा तो जो इन्फ्लेशन हो रही थी, जो एक्सेस डिमांड क्रिएट हो रही थी, वो डिमांड जो है
वो मार्केट में सेटल डाउन हो जाएगी। इन्फ्लेशन थी और अब वो डिमांड घटने लगेगी तो इकोनॉमी नॉर्मल हो जाएगी। समझ में आया? तो होगा क्या, इकोनॉमी नॉर्मल हो जाएगी। समझ आया या नहीं आया? ठीक है, क्लियर है? हुआ क्या, यहां से रेट बढ़ा, बैंकों का रेट भी बढ़ जाएगा, वो भी महंगा कर देंगे अपने लेवल पे। पब्लिक के हाथ में कम पैसा पहुंचेगा तो लिक्विडिटी इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि पूरा बैंकिंग सिस्टम एक साथ काम करेगा, जितने भी हजारों करोड़ों बैंक है वो सब एक साथ काम करेंगे, एक साथ रेट बढ़ा देंगे, क्योंकि आरबीआई ने पीछे से, ठीक है, उनके दादाजी ने बढ़ा दिया तो उन्हें तो बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें अपना सर्वाइवल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से लोगों के हाथ में एकदम से लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और लिक्विडिटी कम होगी तो मार्केट में जो हम एक्स्ट्रा पैसा बांट रहे थे, 10 की जगह 15 दे रहे थे, अब हम लेवल पे आ जाएंगे, भाई अब हमारे पास नहीं है, हम कहां से देंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा, जो इकोनॉमी ऊपर गई उनकी वो इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था वो सेटल डाउन हो जाएगा। समझ में आ गया? और ये कौन सी वाली सिचुएशन थी, ये सिचुएशन थी इन्फ्लेशन की। अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है तो, यही अगर डिफ्लेशन होता तो, डिफ्लेशन का मतलब क्या है, और इसके लिए सस्ताई मत बोलो, सस्ता हो जाना। हाँ जी, हाँ जी, सस्ता हो जाना। सस्ता हो जाना क्या मतलब क्या है, वही 10 रुपए की चीज जो है वो मार्केट में कम रेट में बिक रही है, कम रेट में बिक रही है तो सप्लायर्स को नुकसान हो रहा है, उनको प्रॉफिट निकल पा रहा है जो मिलना चाहिए, हो सकता है वो लॉस में बेच रहे हो मार्केट को सस्टेन करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे में डिमांड तो बढ़ सकती है, लेकिन सप्लाई रुक जाएगी। कहाँ से आएगी सप्लाई, बेचेगी नहीं, लोग इतना अपने लॉस में नहीं बेचेंगे। समझ में आ गया? तो हम इन जनरल बात करें, अगर मार्केट के अंदर डिफ्लेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे 10 रुपए का, लोग नेगोशिएट कर रहे हैं, हमको साथ में लेंगे, बिक ही नहीं रहा माल, तो कंपनीज को सस्ता करना पड़ रहा है। समझ में आ गया? सस्ता करना पड़ रहा है, कंपनीज को लॉस हो रहा है, मतलब कि ये क्या शो कर रहा है कि पब्लिक के हाथ में पैसा नहीं है, अभी तो नेगोशिएट कर रहा है। जैसे कोविड वाला टाइम आया था, कोविड में बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई थी, बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई थी। क्यों जॉब क्यों छूटी, क्योंकि कंपनीज के पास, कंपनीज का सामान सेल नहीं हो रहा, कंपनीज का सामान सेल नहीं हो रहा तो एम्प्लॉय को सैलरी कहाँ से दे, लोगों की जॉब छूटी, तो इकोनॉमी में एकदम से स्लो डाउन आ गया था। सिर्फ हमारी नहीं, वर्ल्ड वाइड आया था, लेकिन स्लो डाउन तो आया था ना, जिंदा रहने के लिए खाने को तो चाहिए, पैसा तो कमाना है। ठीक है, उधर कंपनीज परेशान, इधर इंडिविजुअल्स, पूरी इकोनॉमी में एक साथ वो आ गया। डन। अब क्योंकि इकोनॉमी को वापस से रिवाइव करना था तो आरबीआई ने क्या किया, लोगों तक पैसा पहुंचाना है, और लोगों तक पैसा कब पहुंचेगा, जब इंटरेस्ट रेट सस्ते हो। समझ में आया? तो यही डिफ्लेशन, अगर इंटरेस्ट रेट सस्ते हो जाते हैं तो कमर्शियल बैंक भी रेट सस्ते कर देंगे, सस्ते रेटों पे लोन बांटना शुरू कर देंगे, लोन ले लो, सिर्फ इतने % का इंटरेस्ट लगेगा, सिर्फ इतने % का लगेगा। लोन सस्ते होंगे तो कंपनी लोन लेना शुरू कर देगी, लोग लोन लेना शुरू कर देंगे, चलो गाड़ी खरीद लेते हैं, लोन सस्ते हो रहे हैं, एक घर खरीद लेते हैं, लोन सस्ते हो रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो जैसे ही लोन सस्ते हुए, लोगों ने लोन लेना शुरू कर दिया, लोन लेना शुरू कर दिया तो लोगों के हाथ में फिर से लिक्विडिटी आ गई, और लिक्विडिटी तो आ गई है तो वो कहीं ना कहीं पैसे को लेके कहीं ना कहीं तो खर्च करेगा, सर्विसेज खरीदेगा, गुड्स खरीदेगा, कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, नई कंपनी खोलेगा, स्टार्टअप खोलेगा, कहीं भी करेगा, इकोनॉमी में खर्च करना शुरू कर देगा। और खर्च करना शुरू करने का मतलब है डिमांड फिर से धीरे धीरे राइज होने लगेगी, और जब डिमांड नीचे गिरी हुई थी वो ऊपर आ जाएगी तो इकोनॉमी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट इज कि जब भी आरबीआई को मनी सप्लाई मतलब नॉर्मल करनी होती है तो डिपेंड करेगा कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। अगर इन्फ्लेशन है तो रेटों को बढ़ा दिया जाएगा, इकोनॉमी में अगर डिफ्लेशन है तो रेटों को कम कर दिया जाएगा, जिससे कि समझ आ गया? ये शॉर्ट टर्म के लिए और सेम ही लॉन्ग टर्म के लिए भी। रेट है
इन्फ्लेशन अगर आरबीआई को लिक्विडिटी स्टॉक करनी है, कम करनी है, तो रेट बढ़ा देगा, अपोजिट चलेगा। और अगर लिक्विडिटी बढ़ानी है, सबके हाथों में पैसा पहुंचाना है, तो रेटों को सस्ता कर देगा। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का एज सच यहाँ पे बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई पैसा ले रहा है आपसे, बदले में आपको इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, तो थोड़ा पैसा अगर आरबीआई ने आपसे ले रखा है, तो पहले तो वो शॉर्ट टर्म के लिए देगा, और उसमें भी आरबीआई इसका जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो इससे हमेशा 1% कम रहता है, क्योंकि प्रिंसिपल आपसे ले रहे हैं ना, तो प्रिंसिपल से आप वो इंटरेस्ट रेट नहीं लोगे तो वो आपको देगा, है ना? क्लियर हो गया? तो ऐसे केस में अगर आरबीआई ज्यादा रेट देता है, तो वो कमर्शियल बैंक की इनकम को बढ़ा देगा, लिक्विडिटी को बढ़ा देगा, वो ज्यादा लोन दे पाएंगे, ज्यादा वो पैसा कमा पाएंगे। यही अगर कम रेट देगा तो बैंकों तक कम पहुंचेगा, बैंकों तक कम पहुंचेगा तो पब्लिक तक कम पहुंचेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाते हैं इस पे, बहुत छोटा सा अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर इसको जब एक्सेस डिमांड वाला चैप्टर आएगा तब करेंगे। ओएमओ का मतलब क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में कॉन्सेप्ट क्या है कि आरबीआई जो है वो पब्लिक से मतलब डील करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और आरबीआई के पास कुछ और तो है नहीं बेचने के लिए, वो तो गवर्नमेंट का बैंक है, तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट के शेयर, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के यूजर बॉन्ड्स। ठीक है, उनको आके अब उसको अगर सपोज कोई नया प्रोजेक्ट आया है कि इकोनॉमी में इतने किलोमीटर मतलब जो हाईवेज बनाने पूरी कंट्री के अंदर बने ना, भी दिल्ली मेरठ रोड, ये सब क्या है, किसका पार्ट है? ये सब आपके कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है, गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, तो आप अगर पूरी कंट्री में ये तो आपका बना है तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन पूरी कंट्री में बनाने के लिए सोचो गवर्नमेंट का कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा गवर्नमेंट का ये। ठीक है, हम काउंट भी नहीं कर सकते इतना पैसा, राइट? तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को पैसा चाहिएगा। अब आरबीआई ने इतना छाप के तो रख ही रखा है, चलाओ भाई फंडिंग करते रहो, तो आरबीआई क्या करती है ऐसे टाइम में, क्योंकि पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आरबीआई जो है आपके गवर्नमेंट शेयर्स को सेल या परचेज करना स्टार्ट करने को। कौन है? आपसे बात करनी है। आप अंदर आ जाओ बेटा, अभी बस 5 मिनट मुझे तो आप अंदर आके बैठ जाओ। ठीक है, तो ऐसे केस में आ जाओ, जो दोनों बैठ जाओ, कैमरा ना गिरे बस। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर डिमांड एक्सेस है, डिमांड एक्सेस का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या था कि लोगों के पास जो है पैसा ज्यादा है, 10 की चीज को वो 15 में खरीद रहे हैं, 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, और ये एक्स्ट्रा पैसा इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऐसे केस में आरबीआई इस पैसे को क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। और कैसे खींचेगा? यहाँ पे हम सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज के थ्रू आरबीआई का पैसा कैसे खींचेगा, मतलब पब्लिक का पैसा आरबीआई की तरफ कैसे आएगा? आरबीआई अनाउंस कर देगा हम सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉन्ड इशू कर रहे हैं, जिसको इन्वेस्ट करना हो खरीद लो। अब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे थे, पहले मैं फैशन में उड़ा रही थी या जिस भी उसमें उड़ा रही थी, लेकिन अब मुझे दिख रहा है ये इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है आरबीआई का, इससे ज्यादा सिक्योर तो मेरी इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती, तो मैं क्या करूंगा? मैं आरबीआई के बॉन्ड्स को खरीद लूंगा। तो पैसा जो इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहा था वो कहाँ चला गया? आरबीआई की तरफ चला गया। तो इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना उसने बंद कर दिया, और पैसा मूव होके किधर चला गया? आरबीआई। तो जब भी एक्सेस डिमांड मार्केट के अंदर होगी, महंगाई होगी, तो आरबीआई सेल करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ गया? सिक्योरिटीज को सेल करना शुरू कर देगा। अब सेल करेगा मतलब उस पैसे को अपनी तरफ खींच लेगा। पब्लिक खरीदेगी आरबीआई से, तो पब्लिक का पैसा खरीदेगी तो फ्री में तो नहीं खरीदेगी ना, तो पब्लिक का पैसा किधर ट्रांसफर हो जाएगा? इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने की बजाय वो उधर चला जाएगा। तो यही तो आरबीआई चाहती थी कि इकोनॉमी डिस्टर्ब ना हो। अगर पब्लिक के पास ज्यादा पैसा है तो इधर मंगा लो, स्ट्रॉ लगाई और खींच लिया सारा पैसा अपनी तरफ। समझ में आ गया? दूसरी तरफ
अगर यही डिफ्लेशन की सिचुएशन है, मार्केट में कोई खरीद ही नहीं रहा, पैसा है ही नहीं, सेलर्स परेशान हो रहे हैं, कंपनीज परेशान हो रही हैं, लॉस हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या करेगा आरबीआई? आरबीआई सेल करना शुरू कर देगा, ठीक है, सॉरी परचेज करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि कोई और तो परचेज नहीं कर रहा, तो गवर्नमेंट को कुछ तो करना पड़ेगा ना मार्केट में डिमांड जनरेट करने के लिए, तो आरबीआई खुद परचेज करना स्टार्ट कर देगा पब्लिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अभी आपके पास थी, बैंकों के पास थी, जिसके भी पास थी, वहां से सेल करना परचेज करना स्टार्ट कर देगा। अगर परचेज कर रहा है तो डिमांड जनरेट हो रही है, और डिमांड जनरेट किसके वजह से? अगर वो सिक्योरिटी खुद खरीद रहा है तो पैसा बैंकों को दे रहा है, पब्लिक के पास पैसा जा रहा है, और पब्लिक के पास अगर लिक्विडिटी जा रही है तो फिर वो खरीदना शुरू कर देंगे, डिमांड क्रिएट करना शुरू कर देंगे, और इकोनॉमी जो ठंडी पड़ी हुई थी उसमें खुद से ट्रांजेक्शन होनी शुरू हो जाएंगे। तो ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन सिक्योरिटीज के थ्रू सेल करना या परचेज करना, और बाकी के जो रेट्स हैं, ये रेट्स आपके परसेंट रेट के अकॉर्डिंग होता है, तो उसको बढ़ा दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा, और ये डिपेंड करेगा कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, तो कैसे नॉर्मल करें, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट था आपका सेंट्रल बैंक का कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई का, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और ये जो हमने कहानियां इतनी देर में 1 घंटे में सुनी और पढ़ी है ना, वो सब आपको लिख के आनी है, चिपका के आनी है आंसर में प्रॉपर वैल्यूज के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है।